हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सभी एसएससी जीडी के लिए हिंदी की महा मैराथन क्लास लेने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम सभी हिंदी के जो महत्वपूर्ण चैप्टर हैं, जहां से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, उन सभी चैप्टरों को आज के इस वीडियो में हम सभी देखने वाले हैं। पहला चैप्टर हमारा होगा वर्णमाला। वर्णमाला से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे वो सभी आप सभी को कराए जाएंगे। जितने भी PIQ हैं, आज तक जितने भी पूछे गए हैं वर्णमाला से रिलेटेड क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में, उन सभी क्वेश्चनों को आज के इस वीडियो में आप सभी को कराया जाएगा। उसके बाद दूसरा चैप्टर हमारा रहेगा संज्ञा। संज्ञा से जो क्वेश्चन बनेंगे उसे देखेंगे। उसके बाद संधि है, सर्वनाम है, विशेषण है, समास है। उसके बाद क्रिया, अव्यय, विराम चिन्ह, उपसर्ग, रस, छंद, अलंकार, लिंग, वचन, काल तथा उसके बाद तत्सम तद्भव शब्द। ये सभी चैप्टर आप सभी को आज के इस वीडियो में कराए जाएंगे। आज तक जितने भी PIQ आप सभी के एग्जाम में यहाँ से पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों को आज इस वीडियो में आप सभी को कराने वाले हूँ मैं। चलिए देखते हैं। अब पहला चैप्टर देखते हैं, वर्णमाला। क्या है हमारा चैप्टर? वर्णमाला। आप सभी को बता ही दें कि वर्णमाला से आप सभी के एग्जाम में क्वेश्चन जरूर ही पूछा जाएगा, इसलिए इसे आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। दोस्तों, मैं आप सभी को इस तरह से वर्णमाला का क्वेश्चन कराऊंगा कि आप सभी के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सभी फिर से रिकॉल हो जाएंगे। आप सभी को याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्लास में ही आप सभी को वर्णमाला चैप्टर जो है पुनः रिवीजन पूरा हो जाएगा। चलिए देखते हैं। पहले बेसिक टू एडवांस इसमें क्वेश्चन लिए गए हैं। बेसिक यहाँ पर देखें, वर्णमाला किसे कहते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन बन सकता है, वर्णमाला किसे कहते हैं। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन क्या क्या है? वर्णों के समूह को, या फिर उसके बाद है शब्दों के समूह को, या वाक्य के समूह को। तो राइट आंसर क्या है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अगर वर्णों के समूह हो तो आप इसे टिक नहीं करिएगा, आप सभी को टिक करना है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को क्या कहा जाता है, या फिर भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ड। भाषा के सबसे छोटी लिखित इकाई को वर्ड कहते हैं। लेकिन अगर आप सभी से यह पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, मौखिक अगर पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को क्या कहते हैं, तो उसे ध्वनि कहते हैं। ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, 52 वर्ण हैं। कितने हैं? 52 वर्ण हैं, जिसमें से 11 जो स्वर हैं, बाकी जितने बच्चे वो क्या है? आपसे के व्यंजन है। नेक्स्ट देखते हैं, लिपि किसे कहते हैं? लिपि किसे कहते हैं? आपसे से पूछा जा सकता है। तो किसी भाषा को लिखने का जो तरीका होता है उसे क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा राइट है। ऑप्शन देख सकते हैं, किसी भाषा के लिखने के तरीक़ों को, या फिर किसी भाषा को बोलने के तरीक़ों को, या फिर किसी भाषा को पढ़ने के तरीक़ों को, या फिर किसी भाषा को देखने के तरीके को। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। किसी भाषा को लिखने के तरीक़ों को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। हमारी जो भाषा हिंदी है, इसकी लिपि कौन सी है? अगर आपसे इससे पूछा जाए तो उसकी लिपि जो है देवनागरी लिपि है। कौन सी है? देवनागरी लिपि जो है हिंदी भाषा की लिपि है। ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं। कामता प्रसाद के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी है? कामता गुरु प्रसाद के हिसाब से जो है वर्णों की संख्या कितनी है, इसे आप इम्पोर्टेंट मार्क करिएगा। ये आप सभी के एग्जाम में पूछा जा चुका है, PIQ क्वेश्चन है। कामता प्रसाद के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट है, 43। कितने? 43 वर्ड हैं। आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, स्वर किसे कहते हैं? स्वर किसे कहते हैं? तो ऑप्शन देख सकते हैं, वे शब्द जिनका यहाँ पर शब्द नहीं होगा, यहाँ पर वर्ड होंगे। जितने भी शब्द लिखेंगे गलत है, टाइपिंग एरर है। वे वर्ड जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं, या फिर वे वर्ड जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, या फिर वे वर्ड जिनका उच्चारण दूसरे की सहायता से होता है उसे कहते हैं। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। वे वर्ड जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे आ हो गया, ई हो गई,
ऊ हो गया, ये स्वतंत्र हैं, इनका उच्चारण करने में किसी दूसरे की सहायता नहीं लेनी पड़ती, तो ये क्या है, स्वर हैं। अगर बात करें व्यंजन किसे कहते हैं, तो वह वर्ड जिनका उच्चारण दूसरे की सहायता से होती है उसे क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। जैसे का, जैसे आप से देख सकते हैं का में आप बोल रहे हैं तो अंत में क्या आ रहा है, आ रहा है ना, का आ रहा है, तो इसे उच्चारण, इसका उच्चारण करने में आप सभी को स्वर की सहायता लेनी पड़ रही है, इसलिए जो का है ये व्यंजन है। आप आ बोलें तो आ में किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ रही है। आगे देखते हैं, स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से कर सकते हैं, स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से कर सकते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन है, बिल्कुल राइट है, 4 प्रकार से। कितने, 4 प्रकार से कर सकते हैं। कौन कौन है आप सभी को भी नीचे आप सभी को पता चल जाएगा, वो भी क्वेश्चन लिए गए हैं। आगे देखते हैं, मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, तो मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या 3 है। कितनी है, 3 है। वो कौन 3 है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहला जो है प्लुप्त स्वर है, दूसरा, सॉरी दोस्तों, पहला जो है लघु स्वर है, दूसरा दीर्घ स्वर है, और तीसरा जो है प्लुप्त स्वर है। लघु स्वर में कौन सा आता, कौन कौन से स्वर आते हैं, तो आ हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया, और री जो है, ये सब क्या है, ये सभी लघु स्वर हैं। इसके बाद 4 यहाँ पर हो गए, और 7 जो बच गए वो दीर्घ स्वर आ गए। और अगर बात कर लें प्लुप्त स्वर में कौन कौन से आते हैं, तो प्लुप्त स्वर में जैसे ओम, ओम में आपसे को ये सिंबल दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है, प्लुप्त स्वर का उदाहरण है। राम, राम में भी इसका प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पर प्लुप्त स्वर का प्रयोग किया जाता है। ज़्यादातर इसका प्रयोग जो है संस्कृत भाषा में किया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। एक मात्रिक स्वरों की संख्या कितनी है, एक मात्रिक स्वरों की संख्या कितनी है, तो एक मात्रिक स्वरों की संख्या 4 ही है। आप चाहे इसे लघु स्वर कर लें, या ऊपर जो आप सभी को दिखाई दे रहा है, आप इसे चाहे लघु स्वर बोलें या एक मात्रिक स्वर बोलें, बात एक ही है। इसे आप दीर्घ स्वर बोलें चाहे 2 मात्रिक स्वर कहें, बात एक ही है। इसे आप चाहे प्लुप्त स्वर बोलें या त्रिमात्रिक स्वर कहें, बात एक ही है। डेफिनेशन भी आप सभी को बता दें, लघु स्वर किसे कहते हैं, तो वे स्वर जिनका, वे वर्ड जिनका उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगता है उसे क्या कहते हैं, लघु स्वर कहते हैं। वे वर्ड जिनका उच्चारण करने में 2 मात्रा का समय लगता है, या फिर लघु स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है, उसे क्या कहते हैं, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। प्लुप्त स्वर, वे वर्ड जिनका उच्चारण करने में दीर्घ स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है, उसे क्या कहते हैं, उसे प्लुप्त स्वर कहते हैं। ये आप याद रखिएगा। आपसे यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, एक मात्रिक स्वरों की संख्या 4 है, कौन कौन सा है, तो आ हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया, और री हो गया। ये सब क्या है, ये सभी जो है एक मात्रिक स्वर हैं। आगे देखते हैं, दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, तो 7 दीर्घ स्वर होते हैं। कौन कौन से हो गए हैं, तो आ, ई, ऊ, री को छोड़ दें, बाकी जो बड़ा, बड़ी, बड़ऊ, ए, आए, ओ, आओ, ये सब जो बच्चे हैं वो सब क्या है, ये दीर्घ स्वर हैं। आगे देखते हैं, जीभ के आधार पर स्वरों की संख्या, जीभ के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है, जीभ के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी है, जीभा के आधार पर जो है स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, इन 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जीभ के आधार पर स्वरों को 3 भागों में अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर में बांटा गया है। अग्रस्वर में कौन कौन से आएंगे उसे भी आप देख लें, तो अग्रस्वर में ए, आए, ई, ये सब जो है ये अग्रस्वर हैं। मध्य स्वर में आ जाएगा, बाकी जो बच गए हैं वो पश्च स्वर में आएंगे, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, जीभ के आधार पर वर्गीकरण हो तो किस स्वर को शामिल नहीं किया जाता है। आपसे के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PYQ है, आपसे के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जीभ के आधार पर अगर वर्गीकरण किया जाए स्वरों का, तो कौन सा स्वर शामिल नहीं किया जाता है, तो उसमें री को शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि उच्चारण में री जो है इसका उच्चारण देते हैं रा का, इसलिए इसे उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या में शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है,
उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है? उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, 10 है। कितनी है? 10 है। किसे शामिल नहीं किया गया? तो री जो है हमारा, इस स्वर को उच्चारण के आधार पर शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुंह खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? मुंह खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, 4 भागों में। कितने? 4 भागों में। कौन कौन से ये भाग हैं वो भी आप देख लें। तो विपरीत स्वर होता है, अर्ध विपरीत स्वर होता है, समविपरीत स्वर होता है और अर्ध समविपरीत स्वर होता है। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में कुल वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, 25 है। कितनी है? 25 है। का वर्ग हो गया, का वर्ग हो गया, चा वर्ग हो गया, ता वर्ग हो गया, पा वर्ग हो गया। ये कौन है? ये जो है वर्गीय व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पर्श संघर्ती व्यंजन की संख्या कितनी है? स्पर्श संघर्ती व्यंजन की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर क्या है? 5 है। सॉरी दोस्तों, कितनी है? 4 है। ये भी आप याद रखिएगा। कौन कौन सी है? तो चा हो गया, छा हो गया, उसके बाद चा हो गया, छा हो गया, झा हो गया। ये सब क्या है? ये संघर्त स्पर्शी व्यंजन है। नेक्स्ट, नासिक के व्यंजनों की संख्या कितनी है? नासिक के व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर क्या है? 5 है। कितनी है? 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अंतस्थ व्यंजन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन जो है अंतस्थ व्यंजन नहीं है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। हा जो है स्पर्श व्यंजन नहीं है। ये क्या है? उष्मीय व्यंजन है। या रा ला, यहाँ पर ला हो जाएगा। ये क्या है? ये अंतस्थ व्यंजन है। या रा ला वा जो है अंतस्थ व्यंजन है, लेकिन हा जो है ये उष्मीय व्यंजन है। नेक्स्ट, लुंठित व्यंजन किसे कहते हैं? लुंठित व्यंजन किसे कहते हैं? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल राइट है। रा जो है इसे लुंठित व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा व्यंजन उष्मीय व्यंजन नहीं है? इनमें से कौन सा व्यंजन जो है उष्मीय व्यंजन नहीं है? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। या जो है ये उष्मीय व्यंजन नहीं है। ये कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन है। बाकी सा, हा ये क्या है? उष्मीय व्यंजन है। और जो ये खट्टी सा होता है सस्कोड़ वाला, ये भी उष्मीय व्यंजन में आता है। नेक्स्ट, किस वर्ण का उच्चारण कंठ से होता है? किस वर्ण का उच्चारण कंठ से होता है? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। आ जो है इसका उच्चारण कंठ से होता है। का हो गया, खा हो गया, गा हो गया, घा हो गया, अंगा हो गया, विसर्ग हो गया, और उसके बाद अगर बात करें हा हो गया, ये किस में आते हैं? ये सब कंठ के उच्चारण स्थान पर आते हैं। नेक्स्ट, खा का उच्चारण स्थान क्या है? खा का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ जो है खा का उच्चारण स्थान है इसका। नेक्स्ट, ए अय का उच्चारण स्थान क्या है? ए अय का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ तालव्य है। किस लिए कंठ तालव्य है? तो ए जो होता है आ और छोटी ई से मिलकर बनता है, बराबर ए बनता है। तो आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। ई का उच्चारण क्या है? तालव्य है। तो अगर इन दोनों से मिलकर ये बना है ए, तो इन दोनों, तो ए का उच्चारण क्या हो जाएगा? कंठ तालव्य हो जाएगा। इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालव्य है। इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण व्यंजन है? इनमें से कौन सा व्यंजन जो है अल्प प्राण व्यंजन है? तो राइट आंसर क्या है? यहाँ पर दोस्तों टाइपिंग एरर हो गई है। यहाँ पर खा यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, सब स्थान पर खा नहीं रहेगा। तो यहाँ एक स्थान पर का रहेगा। उसके बाद अगर बात कर लें, एक स्थान पर खा हो गया, एक स्थान पर अंगा ले लीजिए। तो अगर आपसे इसे पूछा जाए कि इनमें से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? तो राइट आंसर क्या है? का ले लें चाहे अंगा ले लें, दोनों ही अल्प प्राण हैं। तो ऑप्शन हमारा ए का वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। अल्प प्राण कौन होगा? का होगा। अगर बात कर लें कि अल्प प्राण कौन कौन से व्यंजन होते हैं, तो जो पहले स्थान पर रहता है, तीसरे स्थान पर, पाँचवें स्थान पर रहता है, उसे क्या कहते हैं? उसे अल्प प्राण कहते हैं। ये आप सभी को कहेंगे सर समझ में नहीं रहा, पहले स्थान पर दूसरे ये। तो अगर बात कर लें, का हो गया, खा हो गया, गा हो गया, घा हो गया, अंगा हो गया, ये पहला हो गया हमारा, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया।
तो जो प्रथम स्थान पर जिसका स्थान रहेगा वो अल्पप्राण होता है, जिसका स्थान फिर सेकंड स्थान पर जो रहता है वो अल्पप्राण होता है, और जो पाँचवें स्थान पर रहता है वो अल्पप्राण होता है। तो आपसे से यहाँ पूछा गया था कि अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है, तो आप सभी देख सकते हैं अल्पप्राण में अगर बात कर लें तो ऑप्शन मैंने बताया कि आप सभी का गलत है यहाँ पर। तो जैसे मैंने बताया का जो है ये पहले स्थान पर है, इसलिए क्या हो जाएगा, अल्पप्राण हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अब, इनमें से कौन सा व्यंजन महाप्राण है, इनमें से कौन सा व्यंजन महाप्राण है। तो राइट आंसर क्या है, खा जो है महाप्राण है। दूसरे और पांचवें स्थान पर जो आता है वो कौन सा होता है, महाप्राण होता है। नेक्स्ट देखते हैं, अघोष वर्णों की संख्या कितनी है, अघोष वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो अघोष वर्णों की संख्या 31 होती है। कितनी होती है, 31। प्रथम स्थान पर जो रहेगा, चौथे पे जो रहेगा, पाँचवें पे रहेगा, और उसके बाद या, रा, ला, वा, हा और सभी स्वरों को अगर मिला लेंगे तो कुल मिलाकर हमारे 31 जो हैं अघोष वर्ण बनते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पर सॉरी दोस्तों, वहाँ पर घोष रहेगा, क्या रहेगा यहाँ पर घोष। टाइपिंग एरर हो गई है, इसके लिए आप सभी से क्षमा चाहते हैं। घोष वर्णों की संख्या कितनी है, तो 31 हो गई होगी। कैसे होगा आप सभी को मैंने बताया। अगर बात कर लें कि जो है अघोष वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो अघोष वर्णों की संख्या जो है 15 होती है। कितनी होती है, 15। अब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, हमारी संज्ञा। संज्ञा से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनेंगे वो भी आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है समूहवाचक संज्ञा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है समूहवाचक संज्ञा है। ऑप्शन देख सकते हैं, सभा है, कक्षा है, भीड़ है और दौड़ है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है समूहवाचक संज्ञा नहीं है, जोड़ दीजिएगा इस पर, नहीं है। सभा बिल्कुल है समूहवाचक, कक्षा की बात करें ये भी समूहवाचक है, काफ़ी छात्र होते हैं। भीड़ की बात करें और दौड़ की बात कर लें, तो अगर बात कर लें कि इसमें से कौन सा जो है समूहवाचक नहीं है, तो सभा भी है, कक्षा भी है, भीड़ भी है, लेकिन दौड़ जो है ये जो है समूहवाचक नहीं है। दौड़ अकेली भी हो सकती है, इसलिए आप टिक क्या करेंगे, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, दौड़ जो है समूहवाचक संज्ञा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट, बी सी बिल्कुल राइट है, दूध जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है। बाकी मिठाई हो गई, खटाई हो गई, मिठाई हो गई, ठंड जो है ये द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए, निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। तो हमारा पश्चात जो है ये हमारी संज्ञा है, बाकी सब संज्ञा नहीं है। निम्नलिखित में से निम्न में से संज्ञा शब्द है, यहाँ पर आपसे इसे पूछा जा रहा है इनमें से संज्ञा शब्द कौन सा है। तो राइट आंसर ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट है। सभा जो है एक समूहवाचक संज्ञा है, बाकी हरा, पतला, गहरा ये सब क्या है, विशेषण हैं। आगे देखते हैं, गाय कौन सी संज्ञा है, गाय कौन सी संज्ञा है। तो गाय जो है हमारी जातवाचक संज्ञा है, गाय जैसी और गाय हो सकते हैं, इसलिए क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। तो बीमारी जो है भाववाचक संज्ञा, बाकी लड़का जो है ये क्या है, लड़का जो है जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, मोहन जो है व्यक्तिवाचक हो जाएगा, दिल्ली जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में होती है। तो राइट आंसर क्या है, सदा जो एक वचन होगी और ये पुल्लिंग होगी, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाप का संबंध वाचक संज्ञा रूप होगा, बाप का संबंध वाचक संज्ञा रूप होगा। तो बापोती जो है बाप का संबंधवाचक संज्ञा होगा। नेक्स्ट, पशु चर रहे हैं, रेखांकित पद में कौन सी संज्ञा है। पशु जो है इसमें आपसे इसे पूछा जा रहा है कौन सी संज्ञा होगी। पशु चर रहे हैं इसमें से कौन सी संज्ञा होगी। तो इसमें पशु में अगर बात करें तो ये जातवाचक संज्ञा होगी, पशु जैसे और पशु हो सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगी, जातवाचक संज्ञा होगी। नेक्स्ट, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है। तो राज्यपाल में जो है फ्रेंड्स ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट है, जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक की बात करें ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, मित्रता जो है या भाववाचक संज्ञा है। बाकी भारत जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, पेड़ जो है जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, लड़का जो है जातिवाचक संज्ञा होगी। लेकिन भाववाचक की बात करें तो मित्रता जो है या भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द
की संज्ञा कौन सी है? बुढ़ापा। अगर बुढ़ापा की बात कर लें तो कौन सी है? भाववाचक संज्ञा है। कौन सी है? भाववाचक। बुढ़ापा को आप देख नहीं सकते हैं। आप कहेंगे देख सकते हैं, कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है उसे मैं देख सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप सही बुढ़ापा को नहीं देख रहे हैं, आप मनुष्य के देख रहे हैं। तो बुढ़ापा क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट, लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? तो राइट आंसर क्या है? लड़का जो है जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट है, जातिवाचक ये संज्ञा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है जातिवाचक संज्ञा नहीं है? अगर बात कर लें तो सुंदर, सुंदर जो है यह जातिवाचक संज्ञा नहीं है। बाकी बालक जो जवान हो गया, बालक हो गया, मनुष्य हो, ये सब जातिवाचक संज्ञा है। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, या नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? तो राइट आंसर क्या है? जातिवाचक संज्ञा का। आप कहेंगे भैया कहीं कहीं पर हमें व्यक्तिवाचक मिलता है, लेकिन वो गलत है। बात करें कि यहाँ समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, इसकी मतलब बात ये हो रही है कि जो नेपोलियन था वो और भी कोई रह चुका है। यहाँ पर तुलना की जा रही है, इसलिए यहाँ पर व्यक्तिवाचक आप नहीं टिक करेंगे, आप टिक करेंगे जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि नेपोलियन पहले भी रह चुका है, दूसरे नेपोलियन से तुलना की जा रही है, इसलिए यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होगी। अगर बात करें कि अगर समुद्रगुप्त की ओनली बात होती, समुद्रगुप्त भारत का शासक था, तो आप व्यक्तिवाचक टिक कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर नेपोलियन से तुलना की जा रही है, इसलिए यहाँ पर क्या होगी? यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होगी। नेक्स्ट देखते हैं अब, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य की रेखांकित शब्द संज्ञा भेद। यहाँ पर आपसे इसे पूछा जा रहा है कि स्वतंत्रता जो है इसका मतलब कौन सी संज्ञा है? स्वतंत्रता जो है कौन सी संज्ञा है? तो राइट आंसर क्या है? भाववाचक संज्ञा है। स्वतंत्रता को आप देख नहीं सकते हैं, स्वतंत्रता जो है भाववाचक संज्ञा है। आप सभी को एक बार बता दें कि संज्ञा कौन कौन सी है, डिफिनेशन बता दें, ताकि आप सभी का संज्ञा से एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, क्रिस्टल क्लियर या चैप्टर हो जाए। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? अपने शब्दों में बता रहे हैं, इसे आप याद रखिएगा, किताबी लैंग्वेज आप सभी को नहीं बताऊँगा मैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? वह संज्ञा जो दुनिया में विशेष हो और अकेली हो, जिसे प्लेट में परोसा जा सके। आप कहेंगे भैया ये क्या? हाँ, याद कर लो, बिल्कुल याद रहेगा, आपसे को एग्जाम में इससे बहुत ही मदद मिलने वाली। वह संज्ञा जो विश्व में अकेली हो, जिसके जैसे और ना हो, और जिसे प्लेट में परोसा जा सके, उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैंने कहा सूरज, क्या मैंने कहा सूरज, सूरज अकेला है दुनिया में, इसके जैसे और कोई सूरज नहीं हो सके। आप कहेंगे भैया जो है सूरज, अगर सूरज के नाम से बहुत लोग हैं, काफ़ी सूरज हो सकते हैं। हाँ, नाम सेम हो सकता है, लेकिन व्यक्ति सेम नहीं हो सकता। आप कहेंगे जो जुड़वा होते हैं, जैसे एक ही शक्ल के दो पुरुष मनुष्य हो सकते हैं, आप कहेंगे वो चेहरा एक हो सकता है, लेकिन पूरी बॉडी एक नहीं हो सकती है। इसलिए सूरज नाम का और जो यह व्यक्ति है, जब दुनिया में विशेष है, अकेला है, इसके जैसे और कोई नहीं है। इसके बाद आप कहेंगे ताजमहल, आप एग्जाम्पल ले लें, इसके बाद ले लें ताजमहल। क्या? ताजमहल, ताजमहल जो है दुनिया में विशेष है, अकेला है, इसके जैसा और नहीं है। तो ये कौन सी होगी? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। उसके बाद भाववाचक संज्ञा की बात करें। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? वह संज्ञा जो देखी ना जा सके और जिसे आप प्लेट में परोस ना सकें, उसे क्या कहते हैं? उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आप कहेंगे एग्जाम्पल दीजिए तब समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आता। जैसे आप ले लें सजावट, सजावट जो है यह एक भाववाचक संज्ञा है। सजावट को आप देख नहीं सकते हैं, आप कहेंगे देख सकते हैं। देखते हैं, हमारे यहाँ दिवाली के दिन काफ़ी सजावट होती है, उसे हम देखते हैं। वो सजावट नहीं देखते हैं आप देखें लाइट को देखते हैं, लाइट जो जलती है बुझती है उसे आप देखते हैं, सजावट को नहीं देख सकते हैं। जैसे और एग्जाम्पल मैंने अभी आपसे को बुढ़ापा दिया, बुढ़ापा को आप नहीं देख सकते, आप मनुष्य को देख रहे हैं, बुढ़ापा को नहीं देख रहे हैं। आप प्रेम को ले लीजिए, प्रेम नाम आपने सुना ही होगा, प्रेम। अगर प्रेम की बात कर लें, प्रेम को आप देख सकते हैं?
नहीं देख सकते। तो ये क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? वह संज्ञा जो दुनिया में विशेष हो और जिसके जैसे और भी हों। वह संज्ञा जिसके जैसे और हो जो बहुवचन बन सके उसे क्या कहते हैं? जातवाचक संज्ञा। इसे आप यहाँ पर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट मानिए, जो संज्ञा बहुवचन बन सकती है वो कौन सी है? ओनली जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा के अलावा कोई भी संज्ञा जो है बहुवचन नहीं बनती है, ये आप याद रखिएगा। जैसे आप बात कर लें जातिवाचक संज्ञा में, जैसे गाय, गाय को ले लीजिए। गाय, गाय जैसी और गाय हो सकती है, तो ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा। गायें आप बना सकते हैं, लेकिन प्रेम को आप बनाइए, प्रेम भाववाचक संज्ञा, प्रेमे नहीं बनेगा ना, तो वो क्या है? भाववाचक संज्ञा है। जिसका बहुवचन बनता है वो केवल जो है जातिवाचक संज्ञा होती है, ये भी आप याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा दी गई। वह संज्ञा जो द्रव्य मटेरियल को प्रदर्शित करती है उसे क्या कहते हैं? उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दूध हो गया, पानी हो गया, जो धातु को भी प्रदर्शित करती है, सोना हो गया, चांदी हो जाए, ये सब क्या है? ये धातु, ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है सभी, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द जो हैं भाववाचक संज्ञा है? अब आप सभी को डिफिनेशन पता है तो आप सभी को आसानी से विकल्प छांटने में आसानी होगी। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द जो हैं भाववाचक संज्ञा है? देख सकते हैं अमीरी, अमीर, हाँ अमीरी बिल्कुल है भाववाचक संज्ञा। गरीबी, गरीब, गरीबी यहाँ पर होगी, गरीब नहीं होगा, गरीबी, यह भी बिल्कुल सही है। समूह, समूह आप भी देख सकते हैं, समूह जो है यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, जवानी, ठीक है। खटास, बिल्कुल ठीक है। पुस्तक, पुस्तक जो है बिल्कुल नहीं, ये जातिवाचक संज्ञा हो गई। उसके बाद देखते हैं ऑप्शन सी वाला, रसीला, करवाहट, बुढ़ापा, उन्नति, बिल्कुल सही है। इसमें जितने भी दिए गए हैं ऑप्शन बिल्कुल भाववाचक संज्ञा के ही उदाहरण हैं। रसीला, रसीला हो गया, कड़वाहट हो गया, बुढ़ापा हो गया, ये सब क्या है? ये सब भाववाचक संज्ञा के उदाहरण। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट में लाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। आज के इस वीडियो में हमने 2 चैप्टरों को देखा। पहला चैप्टर हमारा जो था सर्वनाम हमने देखा, सॉरी दोस्तों, पहला चैप्टर हमारा था वर्णमाला, और दूसरा चैप्टर जो हमारा था वो कौन सा था? वो हमारा था संज्ञा। इन दोनों चैप्टरों को मैंने अच्छे से आप सभी को बता दिया है। अब यहाँ से एक भी क्वेश्चन आप सभी का गलत नहीं होने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अच्छा सा एक कमेंट जरूर करिएगा। क्लास की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आप सभी को इस क्लास की पीडीएफ भी मिलने वाली है। तो वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम आप सभी को सर्वनाम कराएंगे, विशेषण कराएंगे, रस, छंद, अलंकार कराएंगे। जहाँ तक उम्मीद रहेगी फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का जितना भी चैप्टर बचा है उसे कंप्लीट कराया जाए।